नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली पहुंचते ही एक बार फिर अटकलों का दौर अब शुरू हो चुका है। इस दौरे को मुख्यमंत्री के उपचुनाव से तो जोड़ा ही गया, साथ ही उपचुनाव में अड़चन की स्थिति में नेतृत्व परिवर्तन की बात भी राजनीतिक गलियारों में चली। राज्य के 2 मंत्रियों की दिल्ली में मौजूदगी को भी इससे जोड़कर अब देखा जा रहा। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह रामनगर चिंतन शिविर में पार्टी द्वारा तय की गई चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को दिल्ली आएंगे। देर रात तक उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाई थी। महज 3.5 महीने पहले प्रदेश सरकार में आकस्मिक रूप से हुए नेतृत्व परिवर्तन के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री तीरथ को अचानक आलकमान द्वारा दिल्ली बुलाए जाने से सियासी हलकों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। रामनगर में आयोजित बीजेपी के 3 दिनी चिंतन शिविर में भाग लेकर मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे। बुधवार सुबह वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके साथ ही कई तरह की चर्चाओं ने तेजी से जोर पकड़ लिया। मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए जाने को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर अब देखा गया तो मुख्यमंत्री के उपचुनाव में भी अड़चने रही हैं। ये बात भी उठी कि यदि उपचुनाव होता है तो मुख्यमंत्री गंगोत्री सीट से शायद ही चुनाव लड़े, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर वहां तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली किसी विधानसभा सीट को तवज्जो दे सकते हैं। यह अटकलें भी लगाई गई कि यदि उपचुनाव की स्थिति नहीं बनी तो सरकार में फिर से नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। तो उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हरीश रावत कांग्रेस का सीएम फेस हो सकते हैं। उन्होंने आलकमान से खुद को उत्तराखंड का कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित किए जाने के लिए समर्थन जुटाना अब शुरू कर दिया। पार्टी नेतृत्व को शक्ति का सूक्ष्म प्रदर्शन दिखाया जाना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम के समर्थन में कई समर्थक और विधायक चुनाव से पहले ही उत्तराखंड कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव के लिए नई दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। उत्तराखंड के आगामी चुनाव में उनके समर्थक चाहते हैं कि सेनापति हरीश रावत ही हों। साथ ही रावत के सियासी सिपाही की ख्वाहिश है कि मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की जगह उनके किसी पसंदीदा नेता के हाथ में पार्टी की कमान हो। इस बीच प्रीतम सिंह के विपक्ष के नेता बनने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत ठाकुर समुदाय से आते हैं। उनका खेमा चाहता है कि उत्तराखंड का चीफ किसी ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाए, क्योंकि प्रीतम सिंह भी ठाकुर हैं। ऐसा करने से कांग्रेस को आगामी चुनाव में इससे फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही। बात करते हैं सिक्किम की। आपको बताते चले, सिक्किम में सेना की गाड़ी खाई में गिरने से 4 जवानों की मौत की खबर हुई। 4 जवान शहीद हो चुके हैं और इसके साथ ही जबकि 2 घायल जवानों की खबर सामने आ रही है। हादसा गंगटोक नाथुला मार्ग पर हुआ है। इनमें से 2 जवानों की पहचान रामनगर और रानीखेत के बताए जा रहे हैं। जवानों की शहादत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी संवेदना और दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि सिक्किम में दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के ट्रक में कुमाऊं के रेजिमेंट के जवानों के घायल होने के साथ ही 3 जवानों के दिवंगत होने की खबर अत्यंत दुखद है। भगवान से पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में ध्यान देने व स्थान देने व घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की कामना करता हूं। सेना के एक अधिकारी के अनुसार हादसा बुधवार को भारत चीन सीमा के पास गंगटोक के सोमगोलेक और नाथुला को जोड़ने वाले मार्ग पर हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट के 6 सैन्यकर्मी गंगटोक की ओर से जा रहे थे, तभी चालक ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और खाई में गिर गया, जिसमें से 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के केस कम होते दिख रहे हैं और फूलों की घाटी का जायजा लेने के बाद 1 जुलाई से फूलों की घाटी को खोलने का निर्णय ले लिया गया। घाटी में आने वाले पर्यटकों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। बीते साल कोविड के चलते घाटी को 1 अगस्त को खोला गया था, लेकिन इस साल घाटी को 1 महीने पहले ही खोला जा रहा है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के उपवन संरक्षक नंदा भल्लभ शर्मा ने बताया है कि बीते दिनों वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने 3 दिनों तक घाटी का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। घाटी में जाने वाले पैदल रास्ते और पुलिया की मरम्मत की जा चुकी है, साथ ही पहली गोनम घास को उखाड़ने का काम भी इन दिनों चल रहा। घाटी का जायजा लेने के लिए नंदा देवी बायोस्फीयर के प्रभारी निदेशक और वन संरक्षक अमित कंवर और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन संरक्षक नंदा बल्लभ शर्मा टीम के साथ गए थे और मंगलवार को लौटे। इसके बाद घाटी को खोलने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया, घाटी को सैलानियों के लिए खोलने की पूरी तैयारी है। घांघरिया चौकी से वन क्षेत्राधिकारी ब्रजमोहन भारत हरी झंडी दिखाकर घाटी में सैलानियों के जाने की शुरुआत कर चुके हैं। तो उत्तराखंड में रोडवेज की बसें गुरुवार से हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के लिए चलनी शुरू हो जाएंगी। मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता ने सभी डिपो के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया। बसें 50% यात्री क्षमता के साथ चलाई जा रही हैं। परिवहन निगम की बसों का संचालन कोविड कर्फ्यू के चलते अप्रैल माह से बंद पड़ा हुआ था। लगातार निगम और सरकार बसों का अंतर्राज्यीय संचालन शुरू करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ने बस संचालन की अनुमति दे दी। कोविड गाइडलाइंस के तहत 50% यात्री क्षमता के साथ इन बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन निगम के मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता की ओर से जारी आदेश के तहत आपको बताते चले, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से चंडीगढ़, शिमला और धर्मशाला के लिए बस संचालन किया जा रहा है। यह बसें पांवटा साहिब होते हुए चलाई जा रही हैं। मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता ने बताया कि ISBT देहरादून से सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक 4 बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा ऋषिकेश से 1 और हरिद्वार से शिमला के लिए बस का संचालन गुरुवार से शुरू किया जाएगा। सवारियों की उपलब्धता पर ही बस संचालन निर्भर करेगा। हिमाचल और चंडीगढ़ के लिए गुरुवार से बस संचालन शुरू हो रहा है। सभी ड्राइवर व कंडक्टरों का निर्देशित किया गया है कि वह दोनों राज्यों और केंद्र की कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्नेहा राणा दून स्थित SGRR विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्री महंत देवेंद्र दास ने इसकी घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि स्नेह को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही दून लौटने पर सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। स्नेह ने हाल ही में इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट के दौरान 80 रनों की शानदार पारी खेलने के अलावा 4 विकेट भी झटक लिए थे। उन्होंने SGRR पब्लिक स्कूल रेसकोर्स के मैदान में प्रैक्टिस के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी। स्नेह ने इंग्लैंड दौरे पर जाने से पहले श्री महंत से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। कुलपति डॉक्टर उदय सिंह रावत ने कहा कि स्नेह जैसी बेटियां हम सबका अभिमान और युवा पीढ़ी के रोल मॉडल हैं। विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिभाशाली क्रिकेट को सभी तरह का सहयोग दिया जाएगा। तो एक तरफ केंद्र सरकार राज्यों के जरिए कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए तमाम कदम उठा रही है, वहीं उत्तराखंड के कई जिले में टीके का संकट अब खड़ा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार जिले में बुधवार को ही कोविशील्ड के टीके खत्म हो गए। ऐसे में कई केंद्रों से लोगों को बिना टीका लगवाए लौटना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक कोविशील्ड टीके की कुछ डोज बची हैं जो NRI और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी गई। कोरोना टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुधीर पांडे ने बताया कि गुरुवार को सिर्फ हरिद्वार रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में स्थापित जंबो टीकाकरण केंद्र में ही NRI और धात्री महिलाओं को टीका लगाया जाएगा। इस दौरान जिले के तमाम टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हो पाएगा। डॉक्टर पांडे के मुताबिक
स्वास्थ्य निदेशालय स्तर से कोविशील्ड टीके की अतिरिक्त डोज मंगाई गई। कोविशील्ड टीका मुहैया होते ही लोगों को टीके की डोज लगानी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर सुधीर पांडे ने बताया है कि बुधवार को पूरे जिले में 10,500 लोगों का टीकाकरण किया गया। फिलहाल जिले में सिर्फ एक दिन के टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन की डोज बची हुई है। उम्मीद है केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके की डोज मुहैया कराई जाए। तो देहरादून के कोतवाली थाना क्षेत्र से सोमवार को गायब हुई बच्ची की हत्या कर दी गई। बुधवार शाम को रगड़वाला के पास झाड़ियों में उसका शव बरामद कर लिया गया है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और शुरुआती जांच पड़ताल में बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही। गोविंदगढ़ इलाके में सोमवार को 5 साल की बच्ची गायब हो गई थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो सीसीटीवी फुटेज में वह किसी व्यक्ति के साथ जाती नजर आई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व्यक्ति की पहचान की और उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रंघड़वाला के पास झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक जांच टीम भी पहुंची, बच्ची के शव को कब्जे में लिया और गुरुवार को उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। इसके बाद ही दुष्कर्म की पुष्टि की जा सकती है। तो उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में उच्च न्यायालय की रोक के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर ली। न्यायिक मामलों के जानकारों से चर्चा के बाद अब सरकार सर्वोच्च अदालत में कभी भी याचिका दायर कर सकती है। चारधाम यात्रा पर आपको बताते चले सरकार के अगले कदम से जुड़े सवाल पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी दी। उनियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव आपको बताते चले उनको निर्देश दे दिया है कि कैबिनेट की बैठक में सरकार विचार करे। कोर्ट के निर्देश पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट ने सभी परिस्थितियों को देखने के बाद यह निर्णय लिया कि धामों में संबंधित जिलों में लोगों के लिए 1 जुलाई से यात्रा प्रारंभ कर दी जाए। उनियाल ने कहा है कि पिछले साल जुलाई में एक दिन में गंगोत्री धाम में आने वाले यात्रियों की सर्वाधिक संख्या 70 थी।